हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 11, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, जो कि भूगोल का है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जरूर करिएगा। तो ये बहुत ही भूगोल का, जो कि क्लास 11 का है। तो आपको पता ही होगा जियोग्राफी जो है यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर एनसीईआरटी। तो जिस तरह से यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर रखा है और जिस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। तो एनसीईआरटी पढ़िए और 9, 10, 11, 12 और आर ओ आर का अगर आप प्रिपरेशन करें, उसका टेस्ट भी कराएं, तो सबके प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो जाइए, विजिट कीजिए और करिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टाइम बहुत कम है, इसलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो 11 लेसन है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। तो विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों के संगठित करके किया जा सकता है। इन आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाई में बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। जलवायु का वर्गीकरण तीन बृहद उपगमनों द्वारा किया गया है। वे है अनुभविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। अनुभविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। जननिकीय वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास है। जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति बी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की अनुभविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया गया है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने तापमान तथा वर्षा के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण में संबंध स्थापित किया है और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया है। वर्षा एवं तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक अनुभविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूहों एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों के प्रयोग का आरंभ किया है। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुए कोपेन की पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान और एक वर्षण पर आधारित है। कोपेन के जलवायु एवं उनकी विशेषताओं को सारणी 11.1 में दिया है। ये है, तो ये याद कर लीजिए। तो समूह है और लक्षण है, तो 5 समूह में बांटा गया था। तो उष्णकटिबंधीय सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक और शुष्क जलवायु वर्षण की तुलना में विषम वाष्पीकरण की अधिकता। और कोष्ठ क्या है, सर्वाधिक ठंडे महीने की औसत तापमान 3 डिग्री से अधिक, किंतु 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य अक्षांशीय जलवायु। और शीतल हिमवल जलवायु क्या है, वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान शून्य अंश तापमान से 3 डिग्री नीचे। और शीत ऋतु क्या है, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। और उच्च भूमि क्या है, ऊंचाई के कारण शीत। बड़े अक्षर ए सी ए डी ई आर्द्र जलवायु को तथा बी अक्षर शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। जलवायु समूहों को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसको छोटे अक्षरों और अभिहित किया गया है। शुष्कता वाले मौसम को छोटे अक्षरों एफ एम डब्ल्यू और एस द्वारा इंगित किया गया है। इनमें यह शुष्क मौसम के न होने का को यम कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम तथा वर्षा अधिक होती है। जलवायु के इस उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा है, जिनके नाम है एएफ। एएफ क्या रिप्रेजेंट करता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और एएम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। एडब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिनमें शीत ऋतु शुष्क होती है। तो यह है कोपेन के अनुसार जलवायु प्रकार। ये समूह है, प्रकार है, कूट अक्षर है और लक्षण है। तो ए में क्या आता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और उष्णकटिबंधीय मानसूनी और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र को एएफ से प्रेजेंट करते हैं, कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है। और उष्णकटिबंधीय मानसून को एएम से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर मानसून लघु शुष्क और शुष्क ऋतु होता है। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जो जाड़े की शुष्क ऋतु होती है। और बी में क्या है, शुष्क जलवायु। तो उपोष्ण की कटिबंधीय स्टेपी, जिसे बी एस एच निम्न अक्षांशीय उस अर्ध शुष्क एवं शुष्क कहते हैं। और उस उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को बी डब्ल्यू एच कहते हैं, जिन्हें निम्न अक्षांशीय शुष्क कहते हैं। और मध्य अक्षांशीय स्टेपी को बी एस के
मतलब मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क कहते हैं। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल को पीडब्ल्यू के मध्य अक्षांशीय शुष्क कहते हैं। सी में क्या आता है, कोष्ण शीतोष्ण। तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधों को सी एफ ए मध्य अक्षांशीय अर्धशुष्क अथवा शुष्क कहते हैं। भूमध्य सागरी सी एस ए को शुष्क गर्म ग्रीष्म कहते हैं। और समुद्री पश्चिम तटीय को सी एफ बी को कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म कहते हैं। और डी जो शीतल हिम वन जलवायु है, आर्द्र महाद्वीपीय को क्या कहते हैं, डीएफ। और कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण जाड़ा होता है। और उप उत्तर ध्रुवी को डी डब्ल्यू, जहाँ जाड़ा तथा अत्यंत भीषण होता है। और ई शीत ऋतु में क्या आता है, टुंड्रा ध्रुवीय हिम टोपी, जिसे ईटी ईटी कहते हैं। और ये सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं है, सदैव हिमाच्छिद हिम है। और यफ उच्च भूमि में उच्च भूमि यच आता है, जिसे हिमाच्छादित उच्च भूमियां कहते हैं। तो ए वाले में ए से शुरुआत हुई, इसको रखिएगा, बाकी यफ एम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते रहेगा। मानसून जलवायु को डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु को यस शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करते हैं। मतलब शुष्क ऋतु को ये डब्ल्यू से और यस को शुष्क ग्रीष्म ऋतु से इंगित करते हैं। छोटे अक्षर ए बी सी तथा डी तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। बी समूह की जलवायु को उपविभाजित करने पर स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क के लिए यस तथा मरुस्थल के लिए डब्ल्यू जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जलवायु प्रकारों को सारणी 11.2 में दिखाया गया है तथा जलवायु समूहों को प्रकारों को आपने देखा है इसके पहले की सारणी में। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु समूह ए के बारे में बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय उस आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। संपूर्ण वर्ष सूर्य के अर्धवस्थ तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका, अमेजन बेसिन तथा पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप हैं। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान समान रूप से ऊंचा और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारतीय महाद्वीप के दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है और शीत ऋतु शुष्क होती है। जलवायु के इस प्रकार का विस्तृत जलवायवी विवरण भारत और भौतिक पर्यावरण एनसीईआरटी 2006 में दिया गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु एएफ प्रकार के जलवायु प्रदेशों में उत्तर एवं दक्षिण में पाई जाती है। इनकी सीमा महाद्वीप के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ पूर्वी भाग में सीएफ तथा सीडब्ल्यू प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है। विस्तृत एडब्ल्यू जलवायु दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर दक्षिण में बोल्विया और पेराग्वे के निकटवर्ती भागों तथा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण भाग में पाई जाती है। जलवायु वार्षिक वर्षा एएफ तथा एएम जलवायु प्रकारों की अपेक्षा अधिक कम तथा विचरणशील है। आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। इस तापमान में पर्णपाती वन पेड़ों में से ढकी घास भूमियां पाई जाती है। शुष्क जलवायु जिसे बी कहते हैं, इसमें क्या है, शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती है। जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है जो विषुवत वृत्त से 15 से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत है। 15 डिग्री से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में यह उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ तापमान अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देती। महाद्वीप के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसान क्षेत्र विशेषतः दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह जलवायु विषुवत वृत्त की ओर अधिक विस्तृत और तटीय भाग में पाई जाती है। मध्य अक्षांशों में विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीप के उन आंतरिक भागों तक परिरुद्ध होती है जहां पर्वतों से घिरे होने के कारण प्रायः समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती हैं। शुष्क जलवायु को स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क जलवायु को बीएस और मरुस्थलीय जलवायु को बीडब्ल्यू में विभाजित किया जाता है। इसे आगे 15 डिग्री से 33 डिग्री अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय स्टेपी और जिसे बीएसएच और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल बीडब्ल्यूएच में बांटा गया है। 35 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इन मध्य अक्षांशीय स्टेपी बीएसके तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल बीडब्ल्यूके में विभाजित किया जाता है। उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी एवं उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु।
तो उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जो BSH एवं उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल BWH जलवायु वर्षा और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है, जो विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा दोनों ही जलवायु में परिवर्तन शील होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। इसलिए कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। मरुस्थल में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो मृदा में नमी पैदा करने में प्रभावित हो सिद्ध होती है। ठंडी धाराओं तापमान लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा एक आम बात है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान बहुत ऊंचा होता है। लीबिया के अल अजीजिया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। कोष्ण शीतोष्ण जलवायु जिसे सी में रखा गया। कोष्ण शीतोष्ण जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांत पर विस्तृत है। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। इस जलवायु को चार प्रमुख वर्गीकृत किया गया है। पहला है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण CWA में, और दूसरा है भूमध्य सागरीय जिसे CS बोलते हैं, और तीसरा है अर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृदु शीत ऋतु जिसे CFA बोलते हैं। चौथा है समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु जिसे CFB बोलते हैं। अर्ध उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CWA। अर्ध उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क एवं मकर रेखा के ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती है। यह जलवायु AW जलवायु जैसी ही है, केवल इतना अपवाद है कि इसमें सर्दियों का तापमान कोष्ण होता है। और भूमध्य सागरीय जलवायु जिसे CS कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तट इसके उदाहरण है। ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। इस प्रकार उष्ण व शुष्क गर्मियां, मृदु तथा वर्षा युक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 90 डिग्री सेमी के बीच होती है। तो मैप रखिएगा सामने, ग्लोब इसमें देखते रहिएगा और अक्षांशों में वर्गीकृत इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको ये फीड हो जाए। बिना मैप के मत देखिए। तो अगला है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जिसे CFA बोलते हैं। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रदेश में वायु राशि प्राय अस्थिर रहती है, पूरे वर्ष वर्षा करती है, और यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण तरफ चीन, दक्षिण जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना तथा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेमी के बीच रहती है। ग्रीष्म ऋतु में सर्दी जंझा और शीत ऋतु में वाताग्रीय वर्षण सामान्य विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जाड़ों में 5 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु जिसे CFB बोलते हैं। समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम यूरोप और उत्तर अमेरिका व पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिण चिली और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होते हैं और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कोष्ण होते हैं। गर्मी के महीनों में औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। वर्षा साल भर होता है, लेकिन यह सर्दियों में अधिक होती है। 50 डिग्री से 250 सेमी के 50 सेमी से 250 सेमी के बीच घटती बढ़ती रहती है। शीत हिम वन जलवायु टी। शीत हिम वन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री 70 डिग्री अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत हिम वन जलवायु को दो प्रकार में विभक्त किया जाता है। DF आर्द्र जाड़ों में युक्त ठंडी जलवायु और DW शुष्क जाड़ों में युक्त ठंडी जलवायु। उच्च अक्षांशों में सर्दी की उग्रता अधिक मुखर होती है। आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु DF। आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय ट्रॉपी जलवायु में ध्रुवों की ओर पाई जाती है। जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं। तुषार मुक्त ऋतु होती है, छोटी होती है। वार्षिक तापांतर अधिक होता है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालीन होते हैं। ध्रुवों की सर्दियां अधिक उग्र होती हैं। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु DW।
तो शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जाड़ों में प्रति चक्रवात का स्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में उसका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न करते हैं। ध्रुव की और गर्मियों में तापमान कम होते हैं और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होते हैं। कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जहां वर्षा के 7 महीने तक तापमान हिमांक बिंदु से कम रहता है। वार्षिक वर्षा कम होती है, 12 से 15 सेमी के बीच होती है। तो ध्रुवीय जलवायु ई को देखते हैं। ध्रुवीय जलवायु 70 डिग्री अक्षांशों से पूरे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु दो प्रकार की होती है, टुंड्रा ईटी और हिमटोपी जिसे ईएफ बोलते हैं। तो टुंड्रा जलवायु क्या है, ईटी जिसे बोलते हैं। टुंड्रा जलवायु का नाम काई, लाइकान तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पतिक प्रकारों के आधार पर रखा गया है। यह अस्थायी तुषार का प्रदेश जिनमें अधोमुखी अस्थायी रूप में जमी रहती है और लघु वर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पति का भी पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है। हिमटॉप जलवायु ईएफ हिमटॉप जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है और इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार एवं हिम एकत्रित होती जाती है, जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है। फिर हिम परतों के ये टुकड़े आर्कटिक एवं अंटार्कटिक जल में खिसक कर प्लावी हिम शैलों के रूप में तैरने लगते हैं। अंटार्कटिक में 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। उच्च भूमि जलवायु उच्च भूमि जलवायु भौम्याकृति द्वारा नियंत्रित होती है और ऊंचे पर्वतों की थोड़ी थोड़ी दूरी पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमि में वर्षण के प्रकार व उनकी गहनता में भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं और पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ जलवायु प्रदेशों के स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, तो जिस प्रकार जलवायु के अनुभव हम अब कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी से जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे गए हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तनों की प्रक्रिया विलक्षित होती है। भू आकृतिक लक्षण विशेषता ऊंचाइयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण एवं शीत युगों के होने के को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं और ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। भारत में भी आर्द्र एवं शुष्क युग आते रहे हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व राजस्थान और उत्तर की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी। ईसा से 3,000 से 1,700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2,1700 ईसा पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं तभी गहन हुई। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल में कैम्ब्रियम, ऑर्डोविशियन तथा सिल्यूरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी। प्लीस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही हैं और अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अभिनव पूर्व काल में जलवायु, सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते हैं और पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा एक परिवर्तन था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में बृहद मैदान के दक्षिण पश्चिम भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभाव के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेक बार उष्ण आर्द्र और शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग 10 से 11वीं शताब्दी की उष्ण एवं शुष्क जल दशाओं का है, जिनमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे। यूरोप ने सन 1550 से 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई। 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं। उन्हें खगोलीय व पार्थिव कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खगोलीय कारणों का संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौरभिक निर्गत ऊर्जा से परिवर्तित है और सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं और जो एक चक्रीय ढंग से घटते रहते हैं और कुछ मौसमी
वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है। तूफानों की संख्या बढ़ जाती है और सौर कलंकों की संख्या घटने में उष्ण एवं शुष्क दशाएं उत्पन्न होती हैं। यद्यपि खोजें आंकड़ों की दृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं है। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत मैलोंकोविच दोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्करों, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्यता में परिवर्तन ला देते हैं, जिनका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। ज्वालामुखी क्रिया जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारण है। ज्वालामुखी उद्भेदन जलवायु में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देता है। ये एरोसोल लंबे समय तक जलवायु में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौरिक विकिरण को कम कर देते हैं। हाल ही में हुए पिनाटोबा तथा यह सियोल ज्वालामुखी में उद्भेदन के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था। जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मनोद्भिद कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना सांद्रता है। भूमंडलीय उष्मन क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल का एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी और सौर विकिरण का परिसर भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है और गैसों जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। वायुमंडल का तापमान गिरने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस शब्द का समयानुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जिसका उपयोग ठंडे इलाके में उष्मा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस कांच का बना होता है और कांच प्रवेशी सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। इस प्रकार कांच अधिकाधिक विकिरण और को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाले विकिरण को कांच घर से बाहर जाने से रोकता है। इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा अधिक तापमान हो जाता है। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जाड़े में बंद दरवाजे व खिड़कियां वाला वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का एक अन्य उदाहरण है। ग्रीन हाउस गैस वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। कुछ अन्य गैस जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है, वायुमंडल में अनेक सांद्रता को प्रभावित करती है। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इनके सांद्रण में वृद्धि के परिणाम वायुमंडल में इनके जीवन काल तथा इनके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अधिक प्रभावी होते हैं। समताप मंडल में परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करने वाले ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होता है तो यह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, इनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों ने पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उभरने में उतना ही अधिक समय लगता है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रता कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं और वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं। अतः भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण ही कई जंगलों की कटाई CO2 की मात्रा बढ़ाती है। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों को समंजित करते हुए CO2 को 25 से 50 वर्ष लग जाते हैं। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। जलवायुवी मंडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दोगुना करके किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं और ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होते हैं, जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती हैं। इसमें पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती हैं। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैस भी ओजोन को नष्ट करती है और ओजोन का सबसे अधिक हास अंटार्कटिक के ऊपर होता है और समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का हास ओजोन छिद्र कहलाता है। यह छिद्र पराबैंगनी किरणों को क्षोभमंडल से गुजरने देता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसका उद्घोषण सन 1997 में की गई। सन 2005 में प्रभावी हुआ। इस उद्घोषणा को 141 देशों ने अनुमोदन किया और क्योटो प्रोटोकॉल में 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया गया और सन 1990 के उत्सर्जन स्तर में 2012 तक 5% की कमी लाए। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार वायुमंडल उष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। वायुमंडलीय उष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता है, तथापि भूमंडलीय उष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषण तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। हिमटोपियां व हिमनदियों को पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल स्तर और समुद्र में विस्तार, तटीय
नदी के क्षेत्र में विस्तृत भागों और द्वीपों को अपलावित कर सकता है। इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विश्व समुदाय के लिए यह गहरी चिंता का एक विषय है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय उष्णन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का प्रत्युत्तर देगा और ऐसे जीवन की शैली को अपनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संसार के रहने लायक रह सकेगा। आज भूमंडलीय उष्णन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है। आइए देखें कि तर्ज तापमानों के आधार पर ये कितना गर्म हो चुका है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई गई। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान दो अवधियों में हुआ है, 1901 और 44 और 1977 और 99 में। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय उष्णन 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ है जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक चिन्हित था। 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक तापमान की वैश्विक दर 19वीं शताब्दी में दर्ज हुए किए गए तापमान में 0 डिग्री सेल्सियस अधिक था और 1856 से 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम दशक में दर्ज किया गया। सन 1998 में संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरे सहस्त्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था। तो इसका आंसर देने का प्रयास जरूर करिएगा क्योंकि बिना इसके दिए आपका रिविजन तो होगा नहीं। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम लिंक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।